हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं ब्रिजेश पांडे, कौटिल्या बलरामपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले मैं बता दूं, कौटिल्या बलरामपुर देवीपाटन मंडल की एकमात्र संस्था जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली है, और आप सब जल्द से जल्द कौटिल्या बलरामपुर को ज्वाइन करके अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे देवीपाटन मंडल में कौटिल्या बलरामपुर का ही है। इसके संरक्षक माननीय शांतनु मिश्रा जी हम सभी के लिए व खासकर जो बच्चे होते हैं हमारे संस्था के, उनके भविष्य के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं। उनका एक ही ध्येय होता है, सिलेक्शन। तो फिलहाल परिचय मैंने अपना आपको दे दिया है। मैं आपको जीएस पार्ट में खास करके साइंस और इन्वायरमेंट, ये दोनों पे हमारा फोकस रहेगा, और इनसे संबंधित जो टॉपिक आते रहेंगे उनसे हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एक हम बहुत छोटा सा वीडियो इसमें शूट कर रहे हैं, और छोटे से वीडियो में अधिक से अधिक चीज़ों को देने का प्रयास करेंगे आपको। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के डेट में हमने पर्यावरण के कुछ शब्दावली को सेलेक्ट किया है। वो शब्दावली आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो या चाहे मान लीजिए कि पीसीएस एग्जामिनेशन हो, ऐसे एग्जामिनेशन के लिए शब्दावली एक ऐसे बाधक के रूप में कार्य करते हैं कि जहाँ पर स्टेटमेंट लिखा तो होता है, लेकिन शब्दावली का अर्थ ना निकलने पर उस सेंटेंस का मतलब भी हमको समझ में नहीं आता है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा टॉपिक की शुरुआत करेंगे। पर्यावरण की कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दावली की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर्यावरण पर्यावरण शब्दावली। पर्यावरण शब्दावली में सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सोपोसी। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग परपोसी पर डिस्कस करेंगे। ये सब टर्म है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद सहजीवी पूछ लिया जाता है, और इसके बाद परजीवी, ये भी काफ़ी हद तक पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जो है पूछा जाता है नितल क्षेत्र, ये हम लोग देखेंगे। ये शायद जलीय क्षेत्र का हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे नितल क्षेत्र क्या हो सकता है। इसके बाद 6 नंबर का जो है हम लोग पढ़ेंगे बायोम। ये बायोम एक शब्दावली होती है, इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे, एक्चुअल में बायोम होता क्या है। और 7 नंबर जीवभार। इसके बाद प्रवाल भित्ति, और फिर 9 नंबर पे सांकेतक प्रजाति। सांकेतक प्रजाति जिसको हम लोग इंडिकेटर स्पीशीज भी कह सकते हैं, और काफ़ी हद तक ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा भी जाता है कि सांकेतक प्रजाति का रोल वातावरण में क्या हो सकता है, पर्यावरण में क्या हो सकता है। ये अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि हरित गलियारा क्या है। हरित गलियारा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे शब्दावली का हमने आज के लेक्चर में चुनाव किया है कि जो बहुत बेसिक शब्दावली है, और इससे पर्यावरण की बेसिक की शुरुआत होती है। ये ऐसे शब्दावली हैं जिसका एक सेंटेंस में मतलब निकाल लेना ही पर्यावरण के क्षेत्र में कदम रखने के बराबर होता है। तो 10 टॉपिक हैं, इसके अदर में जो चीज़ें आते रहेंगी हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। पहले हम इन पे टारगेट कर लेते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है सोपोसी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। सोपोसी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ जो होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भोजन स्वयं बनाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन तो ये बना लेते हैं, तो भोजन बनाते किस प्रक्रिया के द्वारा है? मतलब एक ऐसा जीवधारी
जिसके अंदर कुछ स्पेशल आर्गन होते हैं, उसके द्वारा वो अपना भोजन तैयार कर लेता है और उसके ऊपर कई सारे जीवधारी निर्भर होते हैं। तो इनके पास स्पेशल आर्गन की जो बात की जा रही है, हरित लवक होता है, क्लोरोफिल कह सकते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट इनके पास होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। उसके द्वारा ये अपना भोजन तैयार कर लेते हैं और जब भोजन ये तैयार कर लेंगे तो इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोपोषी कहते हैं। सोपोषी में कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे कौन आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे आते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही नहीं होता है। पेड़ पौधे ज़रूर आते हैं, लेकिन इनके साथ में एक शब्द जुड़ता है, हरे पेड़ पौधे, यानी ग्रीन प्लांट। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। उसका एग्जाम्पल हो सकता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ को सोपोषी में रखा गया है, उनकी चर्चा हम करेंगे। सोपोषी में रखा गया है 2 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, एक रसायन संश्लेषी है और दूसरा है सल्फर, यानी रसायन संश्लेषी न कह करके हम सीधा कह देते हैं आयरन, यानी आयरन बैक्टीरिया, और उसके बाद सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया को कंबाइंड रूप से हम कह सकते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी मतलब इनका जो भोजन होता है वो तत्वों के ऊपर निर्भर रहता है, यानी तत्वों से ही अपना भोजन ये प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए काउंट किया जाता है रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया में। महत्वपूर्ण बात यह है कि बैक्टीरिया के साथ में एक पौधा और है जिसका नाम है कवक। कवक जो है ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये किसी के ऊपर निर्भर रहता है, और निर्भर रहने के कारण इसको हम लोग सोपोषी नहीं कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया और कवक के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जो काफ़ी चर्चित होता है, हम लोग कई बार सुने होते हैं। कौन सा शब्द होता है? अपघटक कहा जाता है, अपघटक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र कहते हैं इंग्लिश में इसको डिकम्पोज़र कहते हैं। और जब भी कभी शब्दावली पारिस्थितिकी तंत्र को जब आप पढ़ेंगे, इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, तो उसमें जो डिकम्पोज़र का रोल होता है, जीवों के अपघटन की प्रक्रिया जो करते हैं वो इन्हीं के द्वारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है धरती का वो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि इसकी संख्या कवक से कहीं ज़्यादा होती है। इस धरती पर हर जगह लगभग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये भी माना जाता है कि धरती पर ईश्वर ने सबसे पहले बैक्टीरिया को ही भेजा है। तो महत्वपूर्ण बात कि बैक्टीरिया जब सबसे पहले आए तो इनको एक कोशिका के रूप में, थोड़ा सा ध्यान देने का अगर प्रयास करेंगे तो एक प्रश्न यहाँ से और पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका होती है, तब उत्तर इसका आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक एक ऐसी कोशिका जो पूर्ण विकसित नहीं होती है, यानी कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक कोशिका की भांति ना होकर के कोशिका के कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं गायब होते हैं। हम कोशिका भी इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होती है। पहली कोशिका भी होती है ये। इसके साथ में जब हम चर्चा का विषय आगे बढ़ाएंगे तो दूसरी जो शब्दावली है वो आता है परपोषी। दूसरी शब्दावली परपोषी होता है। अच्छा, कभी होता क्या है कि परपोषी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। परपोषी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, मतलब वो दूसरे जीवधारियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाने के बाद फिर हम लोग को देते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। मतलब हम लोग डायरेक्ट ना खा करके आप कहिए कि भोजन को हम लोग पका के खाते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं कि हम भोजन बना रहे हैं। कभी उनसे पूछिए तो फ़ोन करके पूछिए, या फ़ोन पे लोग कहते भी हैं कि अभी हम खाना बना रहे हैं। तो खाना वो नहीं बनाते हैं, खाना पेड़ पौधे बनाते हैं, वो खाने को पकाते हैं। तो इसमें बहुत माइन्यूट अंतर होता है, लेकिन लोग आम बोलचाल भाषा में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बोल भी देते हैं। परपोषी में जो होता है ये किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, और इसमें लगभग संपूर्ण जंतु आता है। एग्जाम्पल के तौर पे संपूर्ण जंतु आता है, लेकिन जंतु में एक ऐसा जंतु अपवाद के रूप में जो शायद अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है, उस जंतु का नाम हो सकता है यूग्लिना। यूग्लिना जो जंतु है, ये एक ऐसा जंतु है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है,
ये आता है प्रोटोजोआ संघ में, ये प्रोटोजोआ संघ में आता है। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं, प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जीव आते हैं, और ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हो उनको हम प्रोटोजोआ में रखते हैं। इसकी एक बहुत ख़ास बात होती है। एक इमेज मैंने थोड़ा सा बनाया है उसका यूग्लिना का, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो ऐसे धागे नुमा होता है, और इस धागे को बड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा ये चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है, तो इसका आकार जो होता है उसको कहा जाता है फीता नुमा। ठीक है, पूछा जाता है कि यूग्लिना जो प्राणी है, यूग्लिना प्राणी है, उसमें क्लोरोफिल जो होता है, उसका जो क्लोरोफिल होता है वो किस आकार में होता है, तो आपका उत्तर होगा फीतानुमा। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब भी बनते हैं तो ऐसा इफेक्ट जनरेट करते हैं कि शायद वहाँ पे आंसर देना मुश्किल हो जाता है। तो यूग्लिना हो गया। अच्छा, कुछ लोगों ने काउंट किया है क्लेमाइडोमोनास को, क्लेमाइडोमोनास को भी, क्लेमाइडोमोनास को काउंट किया गया है। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब भी वनडे एग्जामिनेशन में ज़्यादातर फोकस किया जाता है यूग्लिना को। परपोषी का हमको बेहतर समझ में आ रहा है कि परपोषी क्या हो सकते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे में निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जंतु हो सकते हैं, जितने जंतु होते हैं, और जंतु में अपवाद कौन सा है, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना के बारे में समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट है हमारा वो होगा, अगला जो पॉइंट है वो है परजीवी। अगला पॉइंट है परजीवी, और परजीवी एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, हालांकि मैंने सहजीवी आपको लिखा दिया इससे पहले, लेकिन मैं परजीवी पहले बता देता हूं, फिर सहजीवी भी बता दूंगा। परजीवी में एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, एक ऐसा उदाहरण हो सकता है कि जो किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीवधारी पर, किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मनी के रूप में, पैसे के रूप में जो गार्जियन के ऊपर रहते हैं, वो पैसे के लिए परजीवी कहा जा सकता है उनको। लेकिन परजीवी विशेष करके क्या होता है, इससे दो जीव जो होते हैं, यानी दो जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। मतलब ये जो है इससे अपना लाभ लेता है, इससे अपना लाभ लेता है, लेकिन इससे नुकसान से इसको कोई मतलब नहीं होता है, तो वो होते हैं परजीवी। जैसे कोई जीवधारी एक दूसरे जीवधारी के ऊपर निर्भर रहते हैं और टोटल उससे प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन दूसरे के नुकसान से उनको कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे जंतु को या ऐसे जीवधारी को हम लोग परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देने से पहले इनकी कैटेगरी मैं आपको बता दूं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है अंतःपरजीवी, पहले हम ये देख लेते हैं जंतु के रूप में और पौधे के रूप में, यानी पौधे के ऊपर भी परजीवी होते हैं और जंतु के ऊपर भी परजीवी होते हैं। तो जंतु में जो परजीवी होते हैं ये एक आंतरिक हो सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो वाय हो सकते हैं। एक आंतरिक हो सकता है और दूसरा वाय हो सकता है। तो जो आंतरिक होते हैं वो आंतरिक रूप से सर्वाइव करते हैं, और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं जैसे लीवर फ्लूक होता है, ठीक है, ये अंदर परजीवी होता है। और वाय जो परजीवी होता है इसमें जैसे जंतु के ऊपर होते हैं जू होते हैं, और उनको कहा जाता है, एक होते हैं चीलर होता है, ठीक है ना, जू चीलर होते हैं, कुटकी होता है, ये सब वाय परजीवी के रूप में जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। बट जब पौधे की बात आती है तो एक होता है जड़ परजीवी, और दूसरा होता है तना परजीवी। तो जड़ परजीवी और तने परजीवी का जो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कई बार पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो जड़ परजीवी में हम आप सीधे बताएंगे रिफ्लेशिया। अगर आपने सुना हो कि इस धरती पर सबसे बड़ा जो पुष्प है उसका नाम क्या है, तो उसका विशेष बढ़िया उत्तर हो सकता है रिफ्लेशिया जो है, इसकी खास बात है लगभग 8 से 10 किलो इसका वेट हो सकता है, मैक्सिमम 10 केजी हो सकता है। और इसकी खास बात है कि ये सड़े मांस की तरह इसका स्मेल होता है, सड़े मांस की तरह इसका गंध आता है, और गंध के साथ साथ में इसके कई प्रजातियों के कलर, यानी जो कलर होते हैं कई प्रजातियों में अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। हालांकि जो सबसे मैक्सिमम वजन हमने आपको बताया है वो रेड कलर में होता है।
तने के ऊपर जो परजीवी होते हैं इसमें सबसे खास आता है अमरबेल। अमरबेल इसको साइंटिफिक रूप में, इसको वैज्ञानिक रूप में हम कह सकते हैं कस्कुटा रिफ्लेक्सा। बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे, जब भी ये आएगा इन्वायरमेंट में, जिस टॉपिक में आएगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हमारा टारगेट जो है वो शब्दावली पर है, तो इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत डीप में न जा करके हम चीज़ों को छोटे स्तर पे समझेंगे, खाली शब्दावली हमारे लिए आसान हो जाए, उसके बाद चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। फिर इसके बाद जो है सहजीवी, सहजीवी सिम्बायोटिक या सिम्बियोंट कह सकते हैं। सहजीविता सिम्बायोसिस हो सकती है। सहजीवी मतलब दो ऐसे लोग या दो ऐसी प्रजातियां, ठीक है, दो ऐसी प्रजातियां या दो ऐसे लोग जो एक दूसरे पर निर्भर हों, एक दूसरे पर निर्भर हों, लेकिन यहाँ नुकसान वाला जो होता है, यानी नुकसान, एक दूसरे को हानि पहुंचाने वाली जो बात होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। मतलब अगर निर्भर रहेंगे तो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, साथ साथ रह करके जीवन जीना शुरू करेंगे, तो ऐसे संबंध को हम लोग सहजीवता कहते हैं। और सहजीवता के मामले में जब एग्जाम्पल तैयार किया जाता है तो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है लाइकेन। लाइकेन हो सकता है, और इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है माइकोराइजा। ठीक है, लाइकेन से कुछ लोग परिचित होते हैं, लाइकेन को कई बार सुने होते हैं हम लोग। तो लाइकेन को जब भी सुने होते हैं तो इसका दूसरा उपनेम होता है शैक। शय किस लिए होता है? क्योंकि शैवाल और कवक से बना होता है, तो शैवाल भी ले लिया जाता है, शैवाल का शय लिया जाता है और कवक का ले लिया जाता है, तो ये मिल करके बना देता है शैक। महत्वपूर्ण बात ये कि लाइकेन जो होता है इसको हम लोग सांकेतक प्रजाति भी कहते हैं। एक हमने हेडिंग लिखा है उसमें शब्दावली में, उसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग सांकेतक प्रजाति भी कह सकते हैं। किस मामले में संकेत करता है? हालांकि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक है, वायु प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक है, लेकिन वायु प्रदूषण की सूचना देगा उससे पहले हम सांकेतक प्रजाति को हम समझ लेते हैं क्या है। तो सांकेतक ऐसी प्रजाति होती है जो पर्यावरण के प्रदूषण की सूचना देता है। पर्यावरण कई तरीके से प्रदूषित हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है? वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है, यानी प्रदूषण कई तरीके से हो सकता है। तो उन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो जल के लिए इंडिकेशन हो वो भी सांकेतक प्रजाति हो सकती है, यानी जल के प्रदूषण होने की सूचना दे दे। और सूचना देने का दो ही तरीका हो सकता है। तरीका ये हो सकता है पौधा सूखने लगेगा बहुत तेज़ी से, और पौधा दूसरे तरीके में बहुत तेज़ी से नष्ट भी हो सकता है। तो सूखेगा तो नष्ट होगा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग बहुत शब्दावली नहीं है। लेकिन वायु प्रदूषण जो है, स्पेशली वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। और वायु में खास करके अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल आ गया तो लाइकेन को सूख ही जाना है। इसलिए बड़े शहरों में, खासकर मुंबई और दिल्ली जैसे प्लेस पर ये देखा गया है कि लाइकेन को नहीं उगाया जा सकता है। जो कुछ रिफाइनरी फैक्ट्रियां हैं, जैसे मान लीजिए मथुरा के पास में है ऑयल फैक्ट्री है, जो ऑयल को रिफाइन किया जा रहा है, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी जल्द में जो है ऑक्टेन 100 पेट्रोल जो है ईंधन बनाने के लिए उसको जिम्मेदारी दी गई और बहुत तेज़ी से कार्य भी कर रहा है। तो कच्चे तेल का जब शोधन करके कई चीज़ें उससे प्राप्त की जाती है तो उनमें बहुत सारे प्रदूषण की समस्याएं बन जाती हैं, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। उन गैसों के मिलने से प्रदूषण का, यानी वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। तो ये एक कारण वो भी हो सकता है कि SO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो अम्लीय वर्षा का भी संकेत वहाँ से शुरू हो सकता है। मतलब वर्षा में कहीं अगर SO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो ये अम्लीय वर्षा का, क्योंकि अम्लीय वर्षा का एक कंपोनेंट होता है H2SO4। अम्लीय वर्षा में HNO3 और H2SO4 ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। हम इसकी अम्लीय वर्षा जब आपको पढ़ाएंगे तो और अच्छे से इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि लाइकेन जो है विशेषकर वायु प्रदूषण की सूचना देता है। अब महत्वपूर्ण बात, माइकोराइजा एक वृक्ष होता है जिसका नाम होता है चीड़ का वृक्ष है, और इसकी जड़ पर कवक उगाते हैं। और कवक उगाने का काम ये होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और उपज शक्ति बढ़िया मेंटेन रखते हैं। इसलिए ऐसे संबंध को चीड़ के वृक्ष पे जो कवक होता है, यानी चीड़ का जड़ जो होता है, जड़ और कवक के बीच के संबंध को हम लोग माइकोराइजा एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं।
फिर इसके बाद जो है दलहनी फसल की बात कर लेते हैं। दलहनी फसल, और दलहनी फसल में खास करके दाल वाली जितनी फसलें होती हैं उनका स्पेसिफिक कारण एक हो सकता है कि उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें गांठ पाई जाती है और गांठ में बैक्टीरिया होते हैं। दलहनी फसलों में गांठ होता है और गांठ में बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया का काम होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं। बैक्टीरिया दो जगह होते हैं, दलहनी फसलों के जड़ों की गांठ में होते हैं और मृदा में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि मृदा के बैक्टीरिया को किस नाम से कह सकते हैं, तो एजिटोबैक्टर कहा जाता है, लेकिन यहाँ इसका बैक्टीरिया का नाम चेंज हो जाता है। राइजोबियम संबोधन लोग करते हैं और राइजोबियम सही भी होता है, बट उसका स्पीशीज जब जुड़ जाता है तो पर्टिकुलर दलहनी फसलों के लिए हो जाता है। जैसे मटर है, मटर में जब आप चर्चा करेंगे तो मटर में जो है खास करके राइजोबियम लेगुमिनोसेरम होता है, और जब अरहर की बात की जाएगी तो अरहर में उसकी स्पीशीज बदल जाती है, राइजोबियम जैपोनिकम हो जाता है। तो ये शब्दावली, ये टर्म भी ध्यान रखिए। लोअर पीसीएस वगैरह में पूछा भी गया है कि दलहनी फसल में खासकर अरहर की जो जड़ होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो जैपोनिकम लिखा होता है, राइजोबियम जैपोनिकम। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। सहजीविता का मतलब समझ गए, हानि का कोई संभावना नहीं होती है, अगर हानि की संभावना है तो खाली परजीवी में हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में, और जब आगे बढ़ेंगे तो शब्दावली आता है बायोम। बायोम, बायोम जो शब्दावली है वो आप समझिएगा, जहाँ पे आप बैठे हैं, जैसे आपके घर का जितना एटमॉस्फेयर है, कोई एक एरिया निर्धारित कर लीजिए कि हमारा घर है, हमारा यहाँ से एरिया है, या एक फील्ड ले लीजिए, एक ज़मीन ले लीजिए, उसके बीच में उस दायरे में जैसे आपका पूरा गांव ले लीजिए, उस गांव में जो है जितनी आबादी है, जितनी जनसंख्या है, जितने जंतु हैं, उन सभी का, जंतु होने चाहिए, वो चाहे कोई मवेशी हो चाहे कोई मनुष्य हो, उन सभी का एक्चुअल वेट मेज़र कर लेंगे, और वेट मेज़र करने के बाद उस क्षेत्र की वनस्पतियों का भी मेज़रमेंट ले लिया जाएगा, और मेज़रमेंट लेने के बाद वो संपूर्ण मेजरमेंट मिला करके देखा जाएगा तो उस क्षेत्र का वो क्या हो जाएगा, बायोम हो जाएगा। मतलब चाहे छोटे क्षेत्र का ले लीजिए या चाहे कोई बहुत बड़े क्षेत्र का ले लीजिए, अगर ऐसा क्षेत्र जिसमें जंतु और वनस्पतियों का संपूर्ण दायरा या संपूर्ण उसका जो द्रव्यमान होता है या भार हो सकता है, उन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बायोम कह सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जंतु एवं वनस्पति, जंतु एवं वनस्पति, जंतु एवं वनस्पति के संपूर्ण द्रव्यमान उस क्षेत्र के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, बायोम। ठीक है, बायोम इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग जीवोम कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं ये आते हैं आपके जैविक घटक में, जैविक घटक में आते हैं। जैविक घटक जो होते हैं, जब आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, तो दो घटक आप पढ़ेंगे, खास करके एक तीसरा घटक भी होता है। तो पहला घटक आपका जो रहेगा जैविक रहेगा और दूसरा अजैविक रहेगा। तो जैविक घटक में जब भी पढ़ेंगे, जैविक घटक की चर्चा जब भी हम आपसे करेंगे तो जंतु और वनस्पतियाँ, इनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अगली बात आता है नितल क्षेत्र। नितल क्षेत्र, ये शब्दावली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इमेजिन करके बताता हूँ, अगर आप बहुत ध्यान से इसको जान पाएंगे। ये जल का क्षेत्र है, ये कोई मान लीजिए महासागर है या समुद्र क्षेत्र है, ये कोई महासागर है या समुद्र क्षेत्र है, यानी कोई भी जल का स्तर है। उस स्तर में अगर देखा जाए ऊपरी स्तर पे, आपको पता है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी जल की सतह से टकराएगा, सूर्य का प्रकाश जब किसी जल की सतह से टकराएगा तो आपको पता है कुछ अंदर तक ये प्रवेश करेगा, और इसकी एक लिमिट होगी, क्योंकि आपको पता है वायु से जब जल में जाएगा तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक जाएगा, कुछ लेवल तक जाएगा, और जिस लेवल तक वो पहुंच जाएगा उस लेवल के नीचे का जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, जहाँ पर धुंध टाइप का बना होता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ आने वाला है प्रकाश लेकिन आता नहीं है प्रकाश, धुंध टाइप का बना होता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, नितल क्षेत्र कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है इस नितल क्षेत्र का,
क्यों हम लोग पढ़ते हैं इसको, ये जानना जरूरी होता है। इस नितल क्षेत्र में बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं, कुछ जीवधारी भी होते हैं, क्योंकि जब जल स्तर का पारिस्थितिकी, जब पिरामिड वगैरह पढ़ेंगे तो बॉटम क्षेत्र पर भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। तो नितल क्षेत्र में एक तंत्र बनता है और इस तंत्र में बहुत सारे जीवधारी पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो वो रेंज मैं आपको बता दूँ कि ये रेंज 200 मीटर से लेकर के लगभग मान के चलिए कि 1500 मीटर तक होता है। मतलब 200 मीटर तो समझ में आ रहा है, 1500 मीटर को हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करके अगर समझ लें तो ये 1.5 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग नितल क्षेत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, फिर भी यहाँ वनस्पतियाँ हरी रहती हैं। तो ऊर्जा के प्रवाह से जो, यानी जो जल का प्रवाह होता है, उससे जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उस एनर्जी के माध्यम से ये अपना कुछ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं और अपना जीवन का यापन कर ले जाते हैं। तो नितल क्षेत्र उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में अगला शब्दावली हम बात करते हैं हरित गलियारा। हरित गलियारा एक ऐसा गली का क्षेत्र है, आप अपने घर से जब निकलते हैं, ये आपका घर है, ये घर से रास्ता जाता है, ये हमारा लक्ष्य बिंदु होता है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, NH राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग या ये रास्ता जो है राजकीय राजमार्ग, कहीं भी कोई भी क्षेत्र अगर किसी जंगल से होकर के जहाँ वनस्पतियाँ ज़्यादा लगी होती हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र भी हो सकता है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है या वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र होता है। जो भी क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रास्ते को हम लोग हरित गलियारा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बिल्कुल आसान है आपके लिए। तो ये क्या हो जाता है, ये हरित गलियारा हो जाता है। उत्तर से दक्षिण के साइड में जब नेशनल हाईवे जाता है तो मध्य प्रदेश के साइड में और ख़ास करके महाराष्ट्र साइड में जब ये गलियारा क्रॉस करता है, कई राज्यों में ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो उसके दायरे में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ये हरित गलियारा का इंडिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। हरित गलियारा, इसकी चर्चा हम करेंगे जब राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ाएंगे, विद मैप पढ़ाएंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान में हम चर्चा करके आपको बताएंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे NH 44 जो है, नेशनल हाईवे 44 है। ये 44 जब अपर साइड से लोअर साइड में जब ये जाता है तो NH 44 जो है, यहाँ पर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, तो NH 44 में लगभग अधिक से अधिक हरित गलियारा पाए जाने की संभावना होती है। इसके बाद एक शब्दावली का मैं और जिक्र कर लेता हूँ। पूछा जाता है, शब्दावली होता है एक लास्ट शब्दावली आज के डेट का, सुपोषण। ये शायद हो सकता है मैंने टॉपिक में ना लिखाया हो, लेकिन फिर भी मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वनस्पतियाँ जहाँ पे जल का प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं बहुत तेज़ी से। कल मैंने देखा एक वनस्पति निकली हुई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद देखते हैं तो उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है। और यही महत्वपूर्ण होता है कि आखिर एक हफ्ते में इतनी तेज़ी से उसकी लंबाई कैसे बढ़ गई। तो महत्वपूर्ण बात होता है कि उस जल के पास में, क्योंकि जल ही जीवन है, जहाँ वनस्पतियाँ उगेंगी वहाँ जल पाया जाएगा, और उस जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस, सुना होगा आपने, नाइट्रोजन और फास्फोरस N और P, इसकी मात्रा जब इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे जल में इसकी मात्रा बढ़ेगी, वहाँ के आसपास के जो पौधे होंगे बहुत तेज़ी से हंसते मुस्कुराते हुए उस तत्व को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, और जैसे वो तत्व मिल जाएगा वैसे उनकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के अधिकता से पौधों में वृद्धि, ठीक है, उसी को हम लोग सुपोषण कहते हैं। सु का मतलब हो सकता है सुपर पोषण, ठीक है,
सुपर पोषण हो सकता है। और सुपर पोषण में बहुत स्पीड से, जैसे होता क्या है आप समझिएगा, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो कुछ लोग खाने की स्टाइल होती है, छोटा छोटा निवाला लेते हैं और खाना शुरू करते हैं, तो लोग काफ़ी देर तक खाते हैं। और देर तक खाएंगे तो उनके बॉडी का ग्रोथ भी देखिए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे शरीर से, वो बहुत हल्के फुल्के होंगे। लेकिन जो लोग, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो निवाला उनका बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, शायद मेरा हाथ भी छोटा पड़ जाए इसमें बताने में, तो निवाला अगर उनका बड़ा होगा तो उनको खाने में बड़ी दिक्कत होगी, वो जल्दी जल्दी खा जाएंगे, और खा जाएंगे तब भी घर वाले कहते हैं बेचारा देखो कितना कम खाया है, ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। और जब तक दूसरे लोग कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं कि या खाने में और कुछ देना चाह रहे हैं, तब तक उनके थाली का जितना भोजन होता है वो सब खत्म हो जाता है। और उनका ग्रोथ भी देखिए, अच्छे खासे खाएंगे, स्पीड में बड़ा बड़ा निवाला खाएंगे और उनका ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक है। वो फुर्तीले भी होते हैं, कोई काम बहुत जल्दी करते हैं। खाने की स्टाइल से भी आप पता कर सकते हैं, हालांकि वो टॉपिक अलग है, लेकिन मैं ऐसे ही बता दिया हूँ आपको। लेकिन ये जनरली देखा गया है कि अगर खाने की स्टाइल बहुत तेज़ हो तो वो हर काम को बहुत तेज़ी से करने का प्रयास करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुपोषण में जब अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत तेज़ी से इनका पोषण शुरू हो जाता है। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और जितनी चीज़ें हैं वो चाहे पर्यावरण का हो चाहे साइंस का हो, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके बताया जाएगा कि आपके जीवन में एक तरह से वो इतिहास बन जाए और उसको आप कभी भूल ना पाएँ अपने लाइफ में। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। तो कौटिल्य बलरामपुर आप सबके भविष्य के लिए हमेशा कामना करता है कि आप हमेशा सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। जय हिंद।